Welcome to Edunomy by Ria. So we are going to continue with the questions that we were doing in part 5 of our CUT economic series, practice series. So question number 21, it says that law of supply states, so there is a direct relationship between price of a commodity and its quantity supplied, राइट अगेन ये भी एक दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. उसका कारण बहुत सारे होते हैं बट एक मेजर कारण जो होगा वो प्रॉफिट होता है, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर हम उसी कमोडिटी पे अपने रिसोर्सेज खर्चना चाहेंगे जिसमें हमें ज़्यादा प्राइस मिले. इन शॉर्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले. तो जब प्राइस इंक्रीज़ होगा डिमांड, ये तो आंसर हो नहीं सकता. दिस इज़ योर आंसर सेकेंड वाला. बट मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है. दिस इज़ शोइंग एन इन्वर्स रिलेशनशिप, तो ये भी आंसर नहीं होगा. नो रिलेशनशिप भी आंसर नहीं होगा. सप्लाई कर्व इज़ upward sloping. Here you have writing price, here it is written quantity supplied, not just supply. ठीक है, क्योंकि supply नॉट जस्ट क्वांटिटी, डिमांड भी हो सकता है, सप्लाई भी हो सकता है, तो क्वांटिटी सप्लाइड. अब इसका क्या मतलब होता है कि सपोज 10 रुपीज़ का प्राइस है तो उसके अंदर 100 यूनिट्स सेल आउट हो रहे थे. बट अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा 20 यूनिट्स तो फिर 150 यूनिट्स सेल आउट हो जाएंगे. वही रीज़न है कि प्राइस बढ़ने से जो प्रोड्यूसर होता है उसको लगता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देता है. तो ये आंसर इसका अपवर्ड होगा. बाकी सारे आंसर्स क्यों नहीं होंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है. वर्टिकल ये शेप होती है वर्टिकल मतलब एक और शेप बोल सकते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस. हॉरिजॉन्टल शेप ऐसी होती है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये दोनों ही शेप्स आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ नज़र आएगा? अगर आप टॉपिक कौन सा करते हो, इलास्टिसिटी का टॉपिक करते हो, तो वहाँ ये शेप्स आपको नज़र आएगी. बट जनरली ये शेप्स आपको नज़र नहीं आएगी. इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट कर्व, राइट. ठीक है, सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट करेगा? अगेन क्वांटिटी सप्लाइड है और ये प्राइस है और ये आपका नॉर्मल सप्लाई कर्व है. अगर ये प्राइस 10 रुपीज़ है तो आप 100 रुपीज़ की क्वांटिटी 100 क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हो. बट जो शिफ्ट्स होते हैं ना, शिफ्ट्स प्राइस से रिलेटेड नहीं होते हैं. इसमें प्राइस कांस्टेंट ही रहता है. 100 का 150 यूनिट्स हो जाएगा और इसकी वजह से सप्लाई कर्व जो शिफ्ट होगा वो राइट साइड की तरफ होगा. ठीक है, अगर इसका नाम एस एस है तो इसका हम रख सकते हैं एस डैश. तो अब जो पहले पॉइंट हमारे पास एक्स आ रहा था, अब हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम का पॉइंट वाई आ रहा है और इसके अंदर हमारी क्वांटिटी राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है. लेफ़्ट नहीं होगा क्योंकि लेफ़्ट में तो वो हो गया ना, क्या कहते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया. नो चेंज नहीं. वर्टिकल अगेन मैंने इलास्टिसिटी से रिलेटेड बोला है इसको. डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट मतलब क्या? वो फैक्टर्स हैं जिससे सप्लाई डिटरमाइन होता है. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सप्लाई में जो जाता है आंसर वो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इनकम डिमांड को डिटरमाइन करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिमांड को करता है, पॉपुलेशन मार्केट डिमांड को करता है कि मार्केट में डिमांड ओवरऑल कैसी होगी. तो आंसर इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी अगर किसी की अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ईजीली अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, तो सप्लाई बढ़ जाता है उस चीज़ का. मार्केट सप्लाई में सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो टोटल सप्लाई ऑफ ऑल फर्म्स इज मार्केट सप्लाई. प्राइस इंक्रीज, प्राइस बढ़ने से क्या होगा? तो ये तो सप्लाई का कंसेप्ट है ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, राइट. तो बी पार्ट इज गोइंग टू बी द आंसर. नो चेंज तो नहीं, बिकॉज देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, एक्सटेंशन हो या वर्ड कॉन्ट्रैक्शन हो, दीज बोथ वर्ड्स आर रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व. ठीक है, तो मूवमेंट्स के अंदर हम कैसे वर्ड डालते हैं? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड्स डालते हैं. मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपका सप्लाई कर्व है और इस सप्लाई कर्व में आप पॉइंट ए पे हो, तो ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई है. बट अगर प्राइस बढ़ जाता है, पी डैश हो जाता है, तो आप नए पॉइंट पे आ जाते हो बी पे. तो बी पे आप जब आते हो तो क्वांटिटी सप्लाई आपका चेंज कर जाता है. तो आपने क्या करा है? आपने सिर्फ एक पाथ के ऊपर मूवमेंट ली है. ठीक है, जैसे रैंप वॉक करते हैं तो हम मूव एक ही
लाइन पे करते हैं मूव, चाहे हम आगे हो जाते हैं चाहे हम पीछे हो जाते हैं, तो जब हम एक ही लाइन में मूव करते हैं उसको मूवमेंट कहते हैं। दूसरी बात, इसका रीज़न जो होता है वो सिर्फ प्राइस चेंज के कारण होता है, नॉट एनी अदर फैक्टर। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को बोलते हैं मूवमेंट अलोंग कर्व। शिफ्ट्स नहीं होता इसका आंसर। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी एक मूवमेंट है, बट अब इस बार तो मूवमेंट का आंसर ही नहीं दिया हुआ ना। तो इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब होता है रिड्यूस होना, तो सप्लाई रिड्यूस हो रही है। तो पहले तो आंसर देखो, इंक्रीज इन सप्लाई तो नहीं हुआ क्योंकि डिडक्शन है। डिक्रीज है लेकिन ड्यू टू प्राइस फॉल, तो ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हुई है क्योंकि प्राइसेस फॉल हुए हैं। तो ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये लॉ ऑफ सप्लाई को ठीक लग रहा है, अभी तक तो आंसर यही सही है। शिफ्ट्स का तो आंसर होगा नहीं। इंक्रीज इन डिमांड कैसे हो गया, अगर इंक्रीज इन सप्लाई होता तब भी हम 1 मिनट के लिए इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते कि अच्छा क्या आंसर बन रहा है, ये तो नहीं है, बट ये तो आंसर है ही नहीं ना, डिमांड का है ये तो आंसर। ओके, सप्लाई इज अफेक्टेड बाय, एक्चुअल में ना क्या ये रिपीटेडली आपसे जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो फैशन इज़ डिमांड ओरिएंटेड, प्रोडक्शन कॉस्ट, यस, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है आपका, ये बहुत मैटर करता है कि आप उस चीज़ को सप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग है, बहुत महंगा पड़ रहा है, लेबर बहुत ज़्यादा वेजेस ले रहा है, तो आप उसकी सप्लाई कम कर दोगे। ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, धीरे धीरे अफोर्डेबल हो रहा है वो सारी चीज़ें, तो आप उसकी सप्लाई बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा कम होगा तो ही तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना। अगर आप ही कॉस्ट की, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको प्रॉफिट्स नहीं होगा। एंड प्रोड्यूसर दे वर्क फॉर प्रॉफिट्स, दिस इज़ फॉर श्योर। इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, इलास्टिक, अगर आप मेरी सारी सीरीज़ देख रहे होगे तो आपको इतना समझ में आया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जब मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था तो उसके अंदर इलास्टिक का मतलब मैंने बताया था चेंज होता है, चेंज वो भी किस में, क्वांटिटी के अंदर जो चेंज होता है उसको इलास्टिक बोलते हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ इलास्टिक सप्लाई है तो इसका मतलब सप्लाई की क्वांटिटी चेंज कर रही है, तो लेस रिस्पॉन्सिव तो नहीं हुआ। ठीक है, हाईली रिस्पॉन्सिव हो सकता है, कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि इलास्टिक है ना, तो वो चेंज करेगा और ज़ीरो भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है, हाईली रिस्पॉन्सिव। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वाली वीडियोस, तो स्टार्टिंग से ऑल्दो आप स्पीड इंक्रीज़ करो 1.5 टू 2x वगैरह स्पीड पे देखो, जो जो टॉपिक्स चीज़ें आपको आती है फटाफट आंसर करो, और जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करे हुए हैं उन पे ध्यान दो। देन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड इतना बात ध्यान रखना कि कॉस्ट से रिलेटेड एक तो सारे कॉस्ट की शेप्स आनी चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरी बात एक और था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये वाला भी लॉ काफ़ी आना चाहिए आपको। प्रोडक्शन फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या प्रोड्यूस कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट। आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट, जो आप सामान यूज़ कर रहे हो, तो आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनपुट, वही लिखा है इनपुट आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मतलब जो सामान बन के आ रहा है, इनपुट का मतलब क्या होता है, जो आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो इनपुट है। प्राइस एंड डिमांड तो लॉ ऑफ डिमांड है, ये तो नहीं हो सकता। इनकम एंड कॉस्ट ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा। टैक्स एंड रेवेन्यू रिलेशन लैफर कर्व दिखाता है इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि आप कितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कॉस्ट आपकी सेम रहने वाली है। ठीक है, तो चाहे आप क्वांटिटी सप्लाई 0 करो, 1 करो, 10 यूनिट करो, 20 यूनिट करो, बट कॉस्ट आपकी 100 ही रहेगी। जैसे रेंट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये फिक्स रहती हैं। तो क्या कह रहे हैं, चेंज विद आउटपुट नहीं, कांस्टेंट होता है, यस, ऑलवेज ज़ीरो। ज़ीरो कैसे होगा, फिक्स कॉस्ट तो आप बियर करोगे ना, वेरिएबल तो होगा ही नहीं, वेरिएबल तो इसका ऑपोजिट वर्ड है। तो कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, छोटे समय में वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लॉन्ग रन में वो भी वेरिएबल बन जाता है, तो लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद, ये उसका ऑपोजिट कंसेप्ट हो गया आउटपुट। ठीक है, आंसर क्या होगा, आउटपुट। टाइम, टाइम के हिसाब से कॉस्ट नहीं, ये कोई अभी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ इतना पर्टिकुलर, तो इसका आंसर आउटपुट है। टोटल कॉस्ट क्या होगा, जितना फैक्ट्री में फिक्स खर्चा आ रहा है जैसे रेंट वगैरह, प्लस जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है,
वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों को ऐड करके, राइट, तो आंसर ये है। एवरेज कैसे निकालोगे? जब भी किसी चीज़ को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, या मैं क्या बोलूँ, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज सेकेंड वन इज योर आंसर। मार्जिनल कॉस्ट, अब अगेन मैं रिपीट करके बात बोल रही हूँ कि जो बच्चे सीरीज़ देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा, तो कुछ प्रोड्यूस करने की, एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या होगा? एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट। मतलब अगर आप समझ रहे हो कंसेप्ट को, तो बस उसी चीज़ को उन्होंने फ्रेम करके सेंटेंस में लिखा है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, राइट, इस पे खास ध्यान दो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का लॉ होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कहते हैं कि एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और दूसरा फैक्टर वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। तो जो ये फिक्स्ड, अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में भी हिंट दे दिया था कि फिक्स फैक्टर कहाँ मिलेगा आपको? शॉर्ट रन में मिलेगा। तो अगर आप किसी फैक्टर को फिक्स बोलना चाह रहे हो तो इसका मतलब ये लॉ सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? शॉर्ट रन पे एप्लीकेबल है। अगर आपको नहीं ये समझ में आया ना, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको ये लॉ के लिए एक वीडियो बना के दे दूँगी। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि शुरुआत के दौर पर, जैसे आपने वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में देखा होगा, एक फर्स्ट फेज़ होता है, सेकंड फेज़ होता है, थर्ड फेज़ होता है। तो जो फर्स्ट फेज़ होता है उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं, जिसके अंदर आउटपुट इंक्रीज़ तो करता है बट उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी स्पीड में वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसका उल्टा हो गया कि आप डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि आउटपुट पे क्या है, ये कह रहे हैं ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है रीज़न, भाई क्या दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत ही होगी। बेटर टेक्नोलॉजी कोई दिक्कत नहीं है, लेबर एफिशिएंसी कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल होना कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स फैक्टर लिमिटेशन है। इसका क्या मतलब कि मशीन एक ही है, फिक्स्ड है, और आप वेरिएबल फैक्टर लेबर बढ़ाए जा रहे हो, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आ रही है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट। वैसे भी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स लेने वाले हो, तो आपको ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज करो मैं एक टाइम पे 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, राइट, और उन 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरा बिजली का बिल आ रहा है 100 रुपीज़, राइट, ये मेरी कॉस्ट आ रही है, लैपटॉप, बिजली का बिल। तो ये पर हेड एवरेज कॉस्ट कितना हो गया इसका? 100 डिवाइडेड बाई 3, तो 33 समथिंग 1/3 आ गया। लेकिन अगर यही बच्चे बढ़ के 10 हो जाएंगे, तब भी लैपटॉप तो वही है, बिजली भी उतनी ही लगने वाली है, तब भी कॉस्ट कितनी आएगी? 100 रुपीज़। तो तब एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 10 बच्चे हैं, तो 10 रुपीज़ पर पर्सन। ये क्या था? 33 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पर पर्सन। तो तुम देख रहे हो, ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करने से, सामान का मतलब ज़्यादा सर्विस देने से, यहाँ पे मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे चली गई है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट नीचे आ गई है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब होता है साइज ऑफ प्रोडक्शन, कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। इकोनॉमीज मतलब फ़ायदा, जब आप ज़्यादा स्केल बढ़ाते हो प्रोडक्शन का तो आपको फ़ायदा होने लग जाता है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल लॉन्ग रन में ही हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लॉन्ग रन में ही स्केल्स हमेशा 3 टाइप के स्केल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग, और एक और होता है नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स 3 होते हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। तो वो स्केल लॉन्ग रन में ही देखे जाते हैं, राइट। चलो, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म होती है। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो सून। थैंक यू, कीप स्टडिंग, बाय बाय।